हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। हम चैप्टर चल रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में अब ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, और फटाफट इसे खत्म कर देते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया कि भैया रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। वहां पर मैंने बताया कि सोर्स क्या है फाइनेंस रूरल क्रेडिट के, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल्स भी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्या बताता है, कहता है अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल और रे ऑफ होप, ये पढ़ेंगे इसमें। साथ में पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और डाइवर्सिफिकेशन में दो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप और प्रोडक्शन एक्टिविटीज। साथ में लास्ट जो टॉपिक है वो है द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इससे पहले लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ा है, अब इसके बाद साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, एमर्जिंग चैलेंजेस, और इसी साथ में टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल क्या है? अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में बताता है कि यहाँ पर एक चैनल दिए गए अल्टरनेटिव, कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, छोटे मोटे फार्मर्स हैं, वो क्या या तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच रहे हैं, कस्टमर तक पहुंच जाते थे, कंज्यूमर तक पहुंच जाते थे। उनको मीडिएटर जो परेशान करते थे वो हट गया। अपने को क्या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब बहुत आसान होगा कि अपने आप को हम एक नॉर्मल फार्मर्स जो हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपने आप को कहाँ लेके पहुंच जाएंगे, एक कंज्यूमर के पास पर पहुंच जाएंगे जिनको जरूरत है। छोटे मोटे फार्मर्स हैं तो छोटे मोटे कंज्यूमर के पास में पहुंचा दिया गया। दूसरा, एक रे ऑफ होप में क्या बोलता है, एक आशा की किरण ये भी बताती है कि एक उम्मीद जग गई कि वो जो फार्मर छोटे मोटे थे वो क्या करते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जो रिटेल का काम करती थी उनके साथ जुड़ गए। जैसे बिग बाजार हो गया, ये छोटे मोटे जो क्रॉप बना के देते थे, प्रोडक्शन करते थे, उनके पास पहुंच गए। इससे इन्हें उम्मीद जगनी शुरू हो गई ताकि इनका किसी भी प्रकार से शोषण कोई भी मीडिएटर ना कर सके। मैंने बताया कि भैया जितने भी मिडलमैन हैं, देखिए दोबारा, जितने भी फार्मर्स थे, ध्यान से देखिए, फार्मर्स ये उनकी क्रॉप वो लेके गए, किसको देते थे, ट्रेडर को देते थे। ट्रेडर क्या करता था, उसका प्राइस जो है वो एग्जैक्ट नहीं लगाता था, कभी भी एग्जैक्ट नहीं लगाता। इस कंडीशन में फार्मर्स फार्मिंग नहीं कर पाते थे, मुश्किल होती थी। अब फार्मर्स को क्या समझ में आया, फार्मर को समझ में आया इसका जो प्रोडक्ट है ये कहाँ जाएंगे भैया, पहले कंज्यूमर को देना शुरू कर देंगे। जो छोटे मोटे कंज्यूमर्स होंगे सिटीज में पहुंचेंगे उसको दे देंगे, पहला। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो एमएनसीज थी जो उनके प्रोडक्ट को यूटिलाइज करती थी उनको देना शुरू कर दिया, रिटेल एमएनसीज को देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कंज्यूमर्स को भी फायदा हुआ कि उनको प्रोडक्ट मिलने लगा रीजनेबल रेट पर, और फार्मर्स को भी फायदा हुआ कि भैया उनको उनके प्रोडक्ट का सही प्राइस, सही कीमत मिलने लगी। यही एक अल्टरनेटिव चैनल था। इसके साथ में अब चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यहां पर दो डाइवर्सिफिकेशन रखे गए हैं, दो तरीके से बांटा गया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को। वो कौन कौन से हैं? पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। या ध्यान देने वाली समझने वाली बात यह है कि क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफिकेशन बता दिया गया। क्रॉप प्रोडक्शन में बताया गया है कि यहां पर पहला काम मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? हाँ शाबाश, मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन करना है। मतलब कि एक क्रॉप पर नहीं डिपेंड रहना है, एक के साथ में एक दो और, बिल्कुल हाँ जी, एक के साथ में एक और क्रॉप को प्रोड्यूस करना है। क्यों करना है? क्योंकि मौसम जो है वो कई बार उस क्रॉप के लायक रहता है और नहीं भी रहता है। उस कंडीशन में जो फार्मर्स थे वो एक में ही फार्मिंग करते थे, एक क्रॉप को करते थे। इससे मानसून क्या भैया गड़बड़ हो जाता था, जिससे कि उनकी क्रॉप्स जो है वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाती थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रखा गया
कि अब आपको मल्टी क्रॉपिंग करनी है, कि एक के साथ में दूसरे भी, जैसे कि भैया अगर आप फार्मर से बताया कि अगर आप आलू बो रहे हैं तो आलू के किनारे किनारे, आलू के साइड में क्या कर दीजिए, आलू के साइड में चुकंदर बो दीजिए, मूली बो दीजिए, गाजर बो दीजिए, खीरे की बेल लगा दीजिए। ये सब क्या है, ये सब मल्टी क्रॉपिंग हो गई कि बाय चांस अगर आलू आपका थोड़ा कम हुआ तो उसकी पैदावार थोड़ी कम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी आपकी जो फसल है वो तैयार है, क्या भैया, चुकंदर तैयार रहेगी, आपका गाजर तैयार रहेगी, मूली तैयार रहेगी, खीरा तैयार रहेगा, एसेट्रा। इसे बोला गया मल्टी क्रॉपिंग। और दूसरा इसमें एक चीज और दी गई कि अब आपको सब्सटेंस फार्मिंग से आउटलुक चेंज कर देना है कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग की ओर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो फार्मर्स हैं भाई, वो सब्सटेंस फार्मिंग करते थे जिससे उनके क्या इनकम नहीं हो पाती थी, लिविंग जो जो रह रहे हैं वो अच्छी तरह से नहीं रह पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया ही कि भैया जो गांव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में भी रहने वाले लोग हैं, उन सबको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है फाइनेंस, पैसा। क्योंकि पैसा ही आपकी डिमांड और सप्लाई को इक्वल लेकर चलता है, जितनी डिमांड करोगे उतनी ही सप्लाई आपके लिए होगी। पैसा ही बताता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड कितनी है। सेम सेम रूरल एरिया में भी हर व्यक्ति को एग्रीकल्चर से रिलेटेड पैसा चाहिए, एग्रीकल्चर के बिना रिलेटेड भी पैसा चाहिए, मतलब अपनी जीवन जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर ही तो कमा के देगा कि भैया रूरल में। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर बोली गई। अगला अगला बोला गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या होती है, समझने वाली बात है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बोला गया कि एग्रीकल्चर को छोड़कर या एग्रीकल्चर को हटाकर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज आएंगी वो सारी इसमें रखी जाएंगी। मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आता है या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इसमें शामिल की जाती है कि भैया क्या कर रहा है, छोटे छोटे स्केल पर आपको काम दे दिया जाएगा, लेबर इंटेंसिव के बारे में बताया गया, लेबर तरीके से काम किया जाएगा। इसे ही बोला गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आई होप यहां तक समझ में आया। यहां तक जितना भी हमने पढ़ा ये सारा लिंगरिंग चैलेंजेस था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एमर्जिंग चैलेंजेस। ध्यान दीजिए, द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला जो एमर्जिंग चैलेंजेस है रूरल डेवलपमेंट में, उसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। ए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, बी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दो कंसेप्ट आपका लास्ट है टॉपिक का, उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले। चलिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब क्या बताता है, कहता है कि कुछ फार्मर्स जो हैं, वैसे तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जहां पे भी ये नाम आता है वहां आपके मन में तुरंत एक चीज आ जानी चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि ये सारा का सारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन की होती है, सेकेंडरी की बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जितना भी कंसेप्ट मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं आपको, ये सारा का सारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है, सेकेंडरी में नहीं आ रहा है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी छोड़कर, याद रखिएगा, खेती बाड़ी को छोड़कर प्रोडक्शन, जो हमें प्रोडक्शन करना है, जो हमें प्रोड्यूस करना है अपने फसल को, उसको छोड़कर अब हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। क्या करने जा रहे हैं? पहला काम कर लिया हमने कि एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में बताया गया कि भैया यहाँ पर एनिमल्स जो है वो पाले जाएंगे, यहाँ पर उनसे आपको छोटा मोटा फार्मिंग, छोटी मोटा काम करना है। जैसे कि मुर्गी फार्म यहीं आएगा,
गाय भैंस को पालना यहाँ पर आएगा। इन मुर्गी फार्म से क्या होगा, मुर्गी फार्म से जो भैया अंडे हैं वो दिए जाएंगे, वो बाजार में बेचने के लिए आएंगे। गाय भैंसों से क्या होगा, हाँ गाय भैंसों से दूध होगा, वो क्या किया जाएगा, वो दूध को वहां पे लिया जाएगा और शहरों की ओर जाकर बेचा जाएगा, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, या शहरों में या गांव में ही बाहर की कंपनियां आकर और क्या करेंगी, उस दूध को एडॉप्ट करके, उस दूध को सॉरी एडॉप्ट नहीं बोलते हैं, सॉरी, उस दूध को लेकर जाकर वहां पर दोबारा पैकेजिंग करके अपना हॉलमार्क लगाकर मार्केट में सेल करेगी। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होता है कि वहां रहने वाले, कहाँ पे, रूरल में रहने वाले फार्मर्स को जो इस काम को कर रहे हैं उनको सही समय पर पैसा मिल जाता है, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला फिशर्स, बिल्कुल, ये क्या है, ये बोलता है कि भैया मछली पालन का भी काम किया जा रहा है। ये दोनों अभी समझा दूंगा एक बार दोबारा। फिशर्स, फिशर्स में बोला गया मछली पाली जाएगी, मछली पालने का एक व्यापार किया जाएगा। कलकत्ता नाम सुनते हैं आपके जहन में, आपके मन में एक चीज आ जाती है, क्या, मछलियां ही मछलियां। क्योंकि कलकत्ता जाइए आप तो सिर्फ आपको एक ही चीज समझ में आती है कि वहां मछलियों का व्यापार बहुत होता है, मछलियों का अचार से लेकर मछलियों का तेल तक का वहां बनता है। वैसे ही यहाँ पर फिशरिंग है, फिशर है कि मछली पालन किया जाता है। मछली पालन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रूरल डेवलपमेंट में मछली पालने के लिए मछली पालने वाले फार्मर्स को या मछली वाले पालने वाले लोगों को सब्सिडी देने की भी पूरी कोशिश कर रखी है, पूरी अब सहायता करी है कि जो भी लोग फार्मर एग्रीकल्चर से आउटसाइड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे ये करना एनिमल हस्बेंड्री, उन सबको सब्सिडी दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का एक तरह से मोटिवेशन है पब्लिक के लिए रूरल इलाके में, ताकि वो भी डेवलपमेंट हो सके। अब ये दोनों जो कंसेप्ट है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशर, ये दोनों ही आपका हर हालत में एक तरह से उसकी नस्ल को सुधारना है, उसकी किस्म को सुधारना है, ताकि वो उसकी जो नस्ल है, उसकी जो किस्म है, वो कहीं से भी क्या हो, हाइड ना हो, एक नई प्रजाति के रूप में कन्वर्ट हो सके, एक नई प्रजाति के रूप में आपके सामने विद्यमान रहे। जैसे पहले क्या था, पहले देसी गाय थी, देसी गाय के बाद में कौन सी आई, साहिवाल आई, फ्रीजन आई, एक्सेट्रा। ये सब गाय आकर क्या होगी, ये सब गाय आकर एनिमल हस्बेंड्री में आ गई। फिशर्स में छोटी मोटी मछलियां होती थी, फिर धीरे धीरे बड़ी मछलियां भी आने लगी, तो इसमें किया गया, ये इसमें आता है। अगला जो पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है आउटसाइड एग्रीकल्चर से, वो है कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री में बताया गया कि यहाँ पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको बोला गया कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर रहे हैं, गाय भैंस पाल नहीं रहे हैं, मुर्गी नहीं पाल रहे हैं, बकरियां नहीं पाल रहे हैं, भेड़ नहीं पाल रहे हैं, तो कोई दिलने की जरूरत नहीं है, मछली पाल लीजिए। उन्होंने कहा कि भैया हम मछली भी नहीं पालेंगे, तो भी कहा गवर्नमेंट ने कि कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री लगा लीजिए। मतलब कि गांव में बताया गया कि आप दोना पत्तल बनाइए, छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्लीपर्स बना लीजिए, मोमबत्ती बनाना शुरू कर दीजिए, साबुन बनाना शुरू कर दीजिए। उनको क्या, कॉटेज और इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री दी गई। हाँ जी बिल्कुल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही इनको भी प्रोत्साहन, इनको भी मोटिवेट किया गया, इनको भी आगे बढ़ाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉटेज इंडस्ट्री लगा लें। कैसे डॉल बनाने शुरू कर दी गई, गांव इलाकों में डॉल बननी शुरू हो गई, शॉप बनने शुरू हो गए, मोमबत्तियां बनने लगी, तो और गांव इलाके में ही जाकर दोना पत्तल बनने लगे, ताकि लोगों को जो है वो किसी न किसी तरीके से छोटी छोटी इंडस्ट्री में लगाया जाए। बड़ी इंडस्ट्री एमएनसी जो है, अगर एक लगती है तो 100 लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अगर 20 छोटी छोटी इंडस्ट्री लगती है तो 200 लोगों को रोजगार देती है। इसके लिए रूरल साइड में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगने से ही बहुत बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि छोटी इंडस्ट्री लगने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब है कि उनका परिवार अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते पर चल दिया है। ये फायदा था इसका। कहाँ का? आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर का। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास में है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बच्चों के मन में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है भैया, कुछ नया कंसेप्ट है? जी नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वही फार्मिंग है जो हमारे दादा परदादा पहले से करते आ रहे थे। बस
हमने बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन लगा दिया था बीच में कि क्या हरित क्रांति आ गई। इससे क्या हुआ भैया, HYP सीड्स लाएंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाई लगाएंगे भैया, और क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा प्रोडक्शन और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, सही मायने में प्रोडक्टिव बढ़ भी रही है, लेकिन किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो उसके कारण हमें कुछ बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां भी लग रही हैं। पहले के समय में इतनी बीमारियां नहीं थी जो आज के समय में है। कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में कोई कमी है, जो हम खा रहे हैं हमारे फूड में कोई कमी है, जिसके कारण ही हो रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर ऑर्गेनिक फार्मिंग बताई गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग बताया कि जो दवाइयां हैं उसका यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं करना है, यूटिलाइज नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका फर्टिलाइजर्स है उसका यूटिलाइज नहीं करना है, इंग्लिश दवाइयों का यूज नहीं करना है, डाई यूरिया एसेट्रा इसका प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह पर हमें गाय और भैंस का गोबर का यूज करना है, जिससे कि जो जमीन है उसकी गुणवत्ता भी, वो भी फर्टिलिटी रहे। याद रखिएगा, इससे जो प्रोडक्शन होगा, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे, जो ग्रो होंगे, वो पूरी तरह से प्योरिट होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मिलावट नहीं होगी। इसे ही बोला गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोबारा समझा देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कोई भी फार्म हाउस अपने फार्मिंग करने के लिए किसी भी तरह से बाहरी दवाइयों का या बाहरी कीटनाशक दवाई हो गई या फर्टिलाइजर का यूटिलाइज नहीं करेगा। यहाँ पर जो भी यूटिलाइज करना है वो गाय या भैंसों का खाद जो है, गोबर जो है, उसका यूटिलाइज किया जाएगा। इसी से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज पहला तो यह है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो किसी भी तरह से खराब नहीं होगी, जबकि उसमें उपजाऊ क्षमता और बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल रहेगा, किसी भी तरह से कोई भी इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा। तीसरा जो फायदा ये है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो थोड़ी सी लो रहती है, ज्यादा नहीं रहती है, रखिए थोड़ी लो रहती है। प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है, बस ये है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम। क्या गाय भैंस है, गाय भैंसों का आपको काउ डंग गोबर का ही यूज करना है, ये इसका एडवांटेज है। अब इससे डेवलपमेंट क्या है? इससे डेवलपमेंट है कि इकोनॉमिकल हमेशा बेस्ट रहेगा, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न खाओगे ऑर्गेनिक तो मन रहेगा भी ना ऑर्गेनिक, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के। आज यहाँ तक रूरल डेवलपमेंट खत्म हो गया। एक बार दोबारा फटाफट देख लेते हैं। अल्टरनेटिव मार्केटिंग ऑफ चैनल ऑफ रे ऑफ होप, इसमें बताता है कि भैया यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये अपने कंज्यूमर को पहली बार देंगे। पहली बात तो ये कंज्यूमर को देना शुरू कर देंगे, किसी भी मिडिल कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, गांव में शहरों में पहुंचे, वहां देंगे। या दूसरा, जो ट्रेडर हैं छोटे मोटे, उसको हटाकर MNC कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे, उनको देना शुरू करेंगे। जैसे इथेनॉल बनाने के लिए मक्के की जोत है वो देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, इथेनॉल भी बनेगा और दूसरा हमारे जो किसान है उनको सही समय पर पेमेंट भी आती रहेगी। इसी के बाद मेथड डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को दो तरीकों से बांटा गया। पहला जो बताया गया है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में बताया गया मल्टी क्रॉपिंग किया जाएगा, और दूसरा बताया गया सब्सटेंस फार्मिंग की जगह कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग, ताकि मानसून उनके क्रॉप पर किसी भी प्रकार से इफेक्ट ना करे। अगला जो बताया गया प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में बताया गया है कि यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बताया गया यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सिवा जो काम करना है, एग्रीकल्चर के बिना जो काम किया जाएगा वो इसमें आएगा। अगला हम जो प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं, एमर्जिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला जो है वो है एग्रीकल्चर के आउटसाइड चैलेंजेस और दूसरा है ऑर्गेनिक। एग्रीकल्चर के आउटसाइड क्या है? एम्प्लॉयमेंट, या तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालिए, आपने देखे हो गड़रिए, भैंस बकरियां चराते हैं, जो भेड़ चराते हैं, उनसे क्या मिलता है? उनसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, ऊन मिलता है, जर्सी पहनते हैं, हम देख रहे हैं ना। हाँ, पहनी है मैंने आज, इसीलिए क्योंकि ये कंसेप्ट था इसलिए पहनी है, याद रखिए। दूसरा फिशर, मछली पालते हैं। मछली पालने से क्या है? मछली से भैया बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, मछली यूटिलाइज किया जाता है, कंज्यूम भी किया जाता है, बड़े बड़े कस्टमर्स कंज्यूम भी करते हैं।
उसके साथ में तीसरा जो पॉइंट आता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहाँ, रूरल इलाके में लगाई जाती है, ताकि वहां के रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो सके। क्या, चूना बनाना, तंबाकू बनाना, तंबाकू को लेकर आना, तो ठीक है, और साथ में मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, डॉल बनाना, एक्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पर शामिल की जाती है। आपने देखा होगा बांस से कलाकारी करके चेयर भी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, वो सारी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में आपकी आती हैं। अगला आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, अपने खेतों में किसी भी प्रकार से कोई भी इंग्लिश दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देसी खाद का प्रयोग किया जाता है, उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी मिलावट नहीं होती है। इससे उसकी इकोनॉमी डेवलप ही होती है। किसकी? उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी। और दूसरा इससे फायदा ये होता है कि उसे किसी प्रकार से कोई भी बीमारी नहीं होती है, और इकोनॉमिक जो है इन्वायरमेंट रहता है, फ्रेंडली रहता है। और जाहिर सी बात है, जो जमीन है, जो लैंड है, लैंड ऑफ सॉइल है, उसकी जो फर्टिलिटी ग्रो होती है। ये इसके एडवांटेज थे। आई होप यहां तक आज आपको रूरल डेवलपमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं सही समय पर। थैंक यू वेरी मच।